तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव वॉर चल रहा है, जिसमें जो पलड़ा भारी है वो इजराइल का भारी है यहाँ पर। क्योंकि फ़लस्तीन मतलब कि जो हमास है, इजराइल और हमास के बीच में बेसिकली ये वॉर हो रही है। तो हमास के पास फायरवर्क वाले रॉकेट है, बिल्कुल लो टेक्निक वाले, और उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं जिससे क्या होगा जो इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन यहाँ पे जो इजराइल है वो यहाँ पर फ़लस्तीनी जो लोग रहते हैं गाज़ा में, उसको यहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है, यानी कि करे कोई और भरे कोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें हमास ने किया था टेररिस्ट अटैक, जिसकी निंदा की जानी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा गलत भी है। लेकिन यहाँ पर इसमें 1300 लोग मारे गए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो इजराइल ने बमबारी की है, पूरा पूरा जो गाज़ा है वो पूरा पूरा बर्बाद हो गया है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो हो, या फिर जो जो यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स वगैरह है, उन सब को पूरा पूरा डैमेज कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पर टोटल ब्लॉकेड लगा दिया है, यानी कि यहाँ पर ना तो कोई पानी जाएगा, ना ही कोई ह्यूमैनिटेरियन एड जाएगी, मानवीय सहायता, ना ही यहाँ पर कोई खाने पीने का सामान जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पूरा पूरा गाज़ा है वो पूरा पूरा पैक हो गया है। यानी कि यहाँ पर अब लगातार जो बम्बार्डमेंट है, जो बमबारी है वो चालू है वहाँ पर, और लोग यहाँ पर लगातार मरते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि अब यहाँ पर जो फ़लस्तीनी मारे गए हैं वो लगभग 3000 के लगभग फ़लस्तीनी हैं। जो इजराइल के जो लोग मारे गए हैं 1300 के लगभग, उससे ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट तो उनको मिल गई, क्योंकि किया उन्होंने हमास ने था। लेकिन यहाँ पर इतने सारे बच्चे मारे गए हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा पूरा किया जा रहा है वो एक पनिशमेंट की तरह किया जा रहा है, जिसमें जो वेस्टर्न देश है वो पूरा पूरा जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो वो कर रहा है उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और बोल रहे हैं कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है ये। यानी कि यहाँ पर जो फ़लस्तीनी है उनका जो राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है वो तो यहाँ पर पूरा पूरा ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर जो इजराइल है उसके पास कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, कितने ज़्यादा ड्रोन्स है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। लेकिन यहाँ पर फ़लस्तीनियों के पास क्या है, उनके पास ढंग से कोई बंदूक भी नहीं होगी, जो आम लोग हैं जिनके जो मारा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इजरायली जो लोग हैं उनके पास घर घर में बंदूक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो यहाँ पर कोई भी सिविलियन नहीं होता, यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गाज़ा है या फिर वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी रहते हैं वो सब के सब यहाँ पर सिविलियन लोग हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और ट्रेनिंग वगैरह का इस तरह का कोई सेशन कर भी दिया जाए तो यहाँ पर जो इजराइल की जो आर्मी है वो पूरा पूरा इसको क्रैश कर देगी। और अब यहाँ पर जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इजराइल ने अपने लाखों सैनिक गाज़ा के बाहर तैनात कर दिए, और वहाँ से शेलिंग की जा रही है। हवाई जहाज़ आते, फाइटर जेट आते हैं, बम गिरा कर चले जाते हैं, और गाज़ा को और ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके अलावा जो समंदर है, जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर इसके कई सारे वॉरशिप खड़े हुए हैं, और वहाँ से ये मिसाइलें छोड़ी जाती है और गाज़ा पर बरसा दी जाती है, और गाज़ा पूरा पूरा तहस नहस हो गया है। और अब सोचा जा रहा है कि जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, उनको किस तरह से बचाया जाए। जो सिविलियन जान है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये जो हमास है वो फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करता नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन का भी कहना है। तो यहाँ पर जो सिविलियन की जान जा रही है वो एक मानवीय त्रासदी है, और इसमें जो इजराइल है उसका पूरा पूरा हाथ है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि इसके बाद जब वॉर ख़त्म होगा, अभी तो पता नहीं है कि कब ख़त्म होगा, लेकिन जब वॉर ख़त्म होगा तो इसमें जो इजराइल है उसको कितना नुकसान होगा, मिलिट्री कितना नुकसान होगा, इकोनॉमी, और जो इसराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको यहाँ पर क्या नुकसान हो सकता है, और उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इजराइल को जो सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है वो इकोनॉमी के मामले में होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इजराइल ने अपने जो रिजर्विस्ट सैनिक हैं उनको यहाँ पर बुलाया है, जो लगभग 3 लाख के आसपास हो जाते हैं। और जो रिजर्विस्ट सैनिक है वो ऐसा नहीं है कि वो पहले से तैयार होकर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सेना की में ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ पर वो अपने काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, किसान हो गए, कोई लीगल एडवाइज़र हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, और कोई फैक्ट्री वर्कर हो गया, कोई किसी कंपनी का सीईओ हो गया, कोई टेक वर्कर हो गया, कोई टेक सेवी हो गया। यानी कि इस तरह के जो लोग हैं उन सबको वापस से बुला लिया है। अब देखिए यहाँ पर वो वापस तो आ गए हैं सेना में, लेकिन यहाँ पर उनका काम करने वाला कौन है, कोई भी नहीं है। तो इस वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, और ये सब इसकी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो वॉर है वो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर ये इजराइल के द्वारा ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वॉर होगा वो लगभग कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, या फिर कई महीनों तक भी लड़ा जाए। अब जाके यहाँ पर अगर कई महीनों तक भी जो इजराइल के सैनिक है वो मोर्चे पर डटे रहते हैं, तो जो उनका जो दूसरा काम होता है, जैसे टेक्निकल वाला, डॉक्टर वाला या दूसरा काम होता है, तो वो कौन करेगा।
कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास तो खुद लेबर फोर्स की कमी है, उनके पास मैन पावर की कमी है, 1 करोड़ भी जनसंख्या उनकी है नहीं, तो कौन आएगा करने, कोई भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ लॉन्ग रन में इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और इनकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और इसका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इजराइल को इससे 27 बिलियन शेकल्स का नुकसान होगा, यानी कि लगभग इंडिया की करेंसी में आप मान लीजिए 2.27 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि ये लगभग हो जाते हैं, आप मान के चलिए लगभग हो जाते हैं लगभग 40 बिलियन के आसपास ये जो काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और इजराइल जैसी छोटी देश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पैसा है जो उनकी इकोनॉमी से गायब हो जाएगा। तो ये आप सोच समझ सकते हैं कि इजराइल को इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इजराइल की इकोनॉमी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी, उनकी जो GDP है उसमें से ये ख़त्म हो जाएंगे इतने सारे पैसे, तो जो बर्बाद होने वाली चीज़ है वो तो हो ही जाएगी ना। और इसके अलावा जो इजराइल का जो टूरिज़्म बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो जो टूरिस्ट है वो इजराइल को अवॉइड कर रहे हैं कि भाई अभी यहाँ पर जंग चल रही है, हम यहाँ पर जा ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितनी सारी जो एयरलाइंस है वो अपनी जो फ्लाइट है वो इजराइल के लिए कैंसिल कर रही है। बहुत सारे जो क्रूज शिप्स हैं वो अपनी फ़्लाइट मतलब कि अपनी जो शिप वेसल्स है, अपनी जो सेल है वो कैंसिल कर रहे हैं इजराइल की तरफ जाने वाली। तो यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो जो इजराइल है और जो फ़लस्तीन है वो रिलीजियस टूरिज़्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पर बिब्लिकल लैंड कहा जाता है। वो कई सारे जो प्रॉफिट्स है वो वहीं पर आए हैं, जैसे कि अब्राहम प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोजेस है, प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट है और प्रॉफिट ज़करिया है। कई सारे जो प्रॉफिट है उनका जो आगमन हुआ है वो उसी लैंड पर हुआ है, फ़लस्तीन इजराइल की धरती पर। लेकिन इस चीज़ की वजह से, इस वॉर की वजह से यहाँ पर जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो इस तरह के जो काम है वो कर ही नहीं रही है, यानी कि यहाँ पर इजराइल का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बैडली इफेक्ट हो रही है। और ये जो वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा, तो यहाँ पर जो ये जो चीज़ है और ज़्यादा इफेक्ट करेगी इजराइल की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको। और इसके अलावा जो इजराइल की जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की जो अनसर्टेनिटी आती है जहाँ पर जो एक स्टेट है वो वॉर में है, तो यहाँ पर जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर टिप मार देती है, यानी कि यहाँ पर नया काम इतना ज़्यादा चलता नहीं है। जो पुराने चल रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, तो जो स्टार्टअप है उनको यहाँ पर किस तरह का रिस्पांस मिलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और इसके अलावा जो टेक इंडस्ट्री है वो भी इस तरह की जो अनसर्टेनिटी है, जो वॉर की जो सिचुएशन है उसमें यहाँ पर अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन जो रॉकेट फायर है वो देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि इनको बॉम्ब शेल्टर में जाना पड़ता है। और जो टेक इंडस्ट्री है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होती है, तो जो बॉम्ब शेल्टर है वो नीचे जाते हैं, तो पूरी जो बिल्डिंग है वो खाली करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से जो टेक इंडस्ट्री है, जो इजराइल की जो इंडस्ट्री है उसकी जान कहलाई जाती है टेक इंडस्ट्री, वो यहाँ पर बर्बाद होने वाली है। लेकिन यहाँ पर पिछली बार भी हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर जो इसकी टेक इंडस्ट्री है वो उठी है, लेकिन यहाँ पर जो इस बार का जो वॉर है वो कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी वाला है। आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा जो रिजर्विस्ट है वो कभी नहीं बुलाए हैं इजराइल ने अपने पूरे इतिहास में, और इतना बड़ा हमला भी इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो लेकिन जो इस बार का जो हमला हुआ है वो इससे इजराइल पूरी तरह से हिल गया है। मोसाद क्या, इजराइल के सैटेलाइट क्या, इजराइल का जो सर्विलांस क्या, अमेरिका का जो सर्विलांस है वो सारा का सारा फेल कर गया है। तो यहाँ पर जो इसकी जो टेक इंडस्ट्री है उसको तो धक्का लगा ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमी है इस वजह से यहाँ पर उसको भी धक्का लगा है। और इसके अलावा जो नेतन्याहू है, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है, उसकी जो फ्यूचर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डामाडोल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमला हुआ है ना हमास का, ये एक इजराइल का फेलियर है। और इसमें जो प्रधानमंत्री है उसको यहाँ पर अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पर बेयर करने होंगे। वैसे भी यहाँ पर जो एंटी गवर्नमेंट ओवरऑल चल रहा है, मतलब कि जुडिशियल ओवरऑल का जो सिचुएशन चल रहा था, लगभग 9-10 महीने से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे नेतन्याहू के अगेंस्ट कि भाई यहाँ पर इस्तीफा दो या फिर ये जो पूरा बिल है वो वापस करो। लेकिन यहाँ पर जो नेतन्याहू वो भी टस से मस नहीं होने वाले थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमला हुआ है इससे जो नॉर्मल पब्लिक है जो इसके अगेंस्ट पहले थी भी नहीं ना, वो भी यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता जाएगा, और ये जो मोसाद का जो फेलियर है वो एक नेतन्याहू का फेलियर माना जाएगा। तो यहाँ पर जो नेतन्याहू है उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो पूरी तरह से अनिश्चितकालीन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पर एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, तो जो उनकी दक्षिणपंथी सरकार थी उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है। और यहाँ पर जो बेनी गैंट्स है जो अपोजिशन लीडर और जो यार लैपिड है अपोजिशन लीडर है, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अभी एक रिसेंटली सर्वे किया गया था, तो यहाँ पर जो बेनी गैंट्स हैं जो अपोजिशन लीडर है उनको यहाँ पर
सरप्राइजिंगली 48% वोट मिले थे, यानी कि लगभग जितने भी सर्वे में जो शामिल लोग थे उनमें से आधे लोगों ने बेनी गैंट्स को सपोर्ट किया था कि भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो बेनी गैंट्स होना चाहिए, और जो नेतन्याहू उनको 29% का जो वोट है वो मिला था। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है, अगर यहाँ पर वॉर रुक जाती है तो उसके बाद यहाँ पर दबाव है नेतन्याहू के ऊपर आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर पिछले 5 सालों में, 5 नहीं लगभग, हाँ 4-5 साल में हर साल ही लगभग चुनाव देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि जो हमें 2024 है उसमें भी एक नया चुनाव देखने को मिले, और ये जो चीज़ होगी वो नेतन्याहू के लिए एक डेड एंड हो सकती है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी यहाँ पर टेंस होने वाली है, जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, टैक्स सेक्टर ज़्यादा गिरेगा, स्टार्टअप इंडस्ट्री ज़्यादा गिरेगी, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर पूरा धक्का लगा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट जाती है, और यहाँ पर इसराइल को इस तरह से यहाँ पर नुकसान होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।